स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके जी सीरीज का पार्ट 22 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य वृद्धि, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति या फिर इंग्लिश के अंदर में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति अपनाता है। ठीक है, यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। तो आरबीआई क्या करता है, ये रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। ठीक है, उस रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट को बढ़ा दिया तो जिससे क्या होगा, बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा, तो जो आम जनता है वो जितने भी लोन लेती है ना, वो भी महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोग कम लोन लेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बाजार के अंदर में नकदी या फिर जो मुद्रा की आपूर्ति है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मनी जो है वो मार्केट में कम हो जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता का जो खर्च और जो मांग है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब लोगों के पास में पैसा ही नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है वो कुछ खरीदेंगे ही नहीं, और जो डिमांड है उसमें कमी आ जाएगी। तो इसके रिजल्ट से क्या होगा, जो जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुओं की जो कीमत है उसमें गिरावट आ जाएगी। तो मान लीजिए पहले कोई सामान 100 रुपये का था, ठीक है, क्योंकि इसे खरीदने वाले 10 लोग थे, लेकिन उसे खरीदने वाले अब सिर्फ 2 ही लोग रह गए हैं, तो दुकानदार उसका रेट जो है थोड़ा गिरा लेगा। ठीक है, वो 100 रुपये की जगह 90 रुपये कर सकता है या फिर और भी इसे नीचे गिरा सकता है। तो इससे क्या होता है, वस्तु की जो कीमत होती है उसमें गिरावट आती है या फिर वो जो है स्थिर हो जाती है। मान लीजिए अगर गिराएगा भी नहीं तो ये उसी रेट पर रखेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है। तो ये कठोर मौद्रिक नीति यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक हो जाएगा। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है। तो ज्वार और भाटा की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण होता है। तो यहाँ पर हमारी जो अर्थ है और यहाँ पर हमारा जो मून है, ये मून का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अर्थ के जो पानी है उसको अपनी तरफ में खींचेगा, जिससे यहाँ पर ज्वार और भाटा आएंगे। यानी कि जो ज्वार है ये हमारी जो हाई टाइड है और जो भाटा है ये हमारी लो टाइड होती है। ठीक है, तो जब ज्वार होता है हमारा, ये पानी ऊपर जाता है, इसके बाद में पानी जो है भाटा में नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये ज्वार से भाटा होने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। फिर भाटा से ज्वार जाने में फिर 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। फिर ज्वार से भाटा दोबारा जाने में 6 घंटे 13 मिनट, और भाटा से ज्वार जाने में फिर 6 घंटे 13 मिनट। ठीक है, दो ज्वार के बीच का जो समय हो गया हमारा, वो कितना हो गया, 12 घंटे और 26 मिनट। ठीक है, और भाटा के बीच का समय कितना हो गया, 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, 6 घंटे 13 मिनट प्लस 6 घंटे 13 मिनट। ठीक है, ये 2 भाटा का हो गया, और ये 6 घंटे 13 मिनट और 6 घंटे 13 मिनट, यानी कि 2 ज्वार के बीच का समय हो गया। और भाटा की उत्पत्ति के लिए केवल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट है, तो इसलिए इसका जो प्रभाव है वो सूर्य की तुलना में जो होता है वो 2 गुना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, सूर्य भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, लेकिन चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर ज़्यादा लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो सूर्य की तुलना में लगभग 2 गुना शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहली कंडीशन है। इसके अंदर में मून जो है हमारा वो बीच में है, और अर्थ जो है वो साइड में है, और सन जो है इसके मून के आगे है। ठीक है, कहने का मतलब मून जो बीच में है और सन और अर्थ इसके साइड में है। तो अब क्या होगा, ये मून भी इसको पानी को खींचेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा अर्थ पे, और सूरज भी लगाएगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है अर्थ के ऊपर में, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, वृहत ज्वार भाटा आएगा। मतलब जो ज्वार भाटा बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बनेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी ये है, इसमें जो हमारा अर्थ है वो हमारी बीच में है, और मून जो है और सन है ये इनके राइट एंगल पर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है इसको, और जो मून है वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इनका जो इफेक्ट है वो कम लग पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे लघु ज्वार भाटा आएंगे। तो ज्वार भाटा का जो मुख्य कारण क्या होता है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का जो पहला बैंक था ये था ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये सन 1770 के अंदर में बना था, और ये पहला बैंक था जिसने पेपर करेंसी जो है वो इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस की थी। उस जमाने के जो 3 बड़े बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में बना था, और बैंक ऑफ मद्रास ये 1843 में बना था। इन तीनों को मर्ज करके हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक बोलते थे। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंसी बैंक था इन तीनों को मिला के जिसे हम बोल रहे हैं,
तो ये जो है भारत के अंदर में पहला सेविंग अकाउंट सिस्टम लाने वाला बैंक था। बाद में इस प्रेसिडेंसी बैंक को, ये जो तीनों बैंक को जो मर्ज करके हमारा एक इंपीरियल बैंक बना, जो कि 1921 के अंदर में बना था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में पारित रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से न्यायिक ढांचे की नींव रखने का मुख्य वर्ष 1773 माना जाता है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए 1773 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया। इसी एक्ट के अंदर में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया और सर एलिजा एम्पे जो थे ये पहले चीफ जस्टिस बने। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इसके अंदर में जितने भी सर्वेंट थे ना कंपनी के, उनको किसी भी प्राइवेट ट्रेड के अंदर में भाग लेने से मना किया गया और साथ ही साथ कोई भी उपहार लेने के लिए मना कर दिया गया। ठीक है, एक 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो सीधा रानी को रिपोर्ट करती थी। इसके अंदर में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी बनाया गया, जो कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता इन तीनों प्रेसिडेंसीज को देखता। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज को बना दिया गया। ठीक है, तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिट। कंप्यूटर के अंदर में किसी वर्ड की जो लंबाई है वो हम लोग बिट से नापते हैं। ठीक है, ये ऐसी यूनिट ऑफ मेमोरी है जो हमारे बाइनरी डिजिट होते हैं ना, 0 और 1, ये इनको दर्शाती है, जिसे सीपीयू जो है वो प्रोसेस कर सकता है एक ही टाइम में। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 और 30। तो भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 29 जो है ये अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज़ को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या फिर संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 30 है, ये माइनॉरिटीज़ जो हमारे होते हैं उनको अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। ऋग्वैदिक काल की नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा झेलम। तो झेलम नदी को ही वैदिक काल के अंदर में वितस्ता कहा जाता था, जो कि कश्मीर की घाटी से होकर बहती थी और आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। डेंगू का बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एडीज। तो एडीज का जो मच्छर है ये दिन के समय में काटता है और साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल ब्रैकेट। तो इसमें हमारा जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको हमने यहाँ पर वैल्यू उसकी डाल दी और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारा 15 आया, यानी कि 59 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा 15 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ यादव वंश के राजा रामचंद्र देव का शासन था। वे इस युद्ध के अंदर में पराजित हुए और बाद में दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। प्रताप रुद्र देव जो हैं ये वारंगल के काकतीय वंश के शासक थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट में दिया था। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7। शुद्ध जल जो होता है हमारा ये हमारा न्यूट्रल होता है, तो उसका पीएच हमारा 7 होता है। तो ये हमारा पीएच स्केल होता है, यहाँ पर जो हमारा 7 है ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है और इससे जितना हम लोग कम जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक होता जाता है और इससे जितना हम आगे जाते हैं उतना ही हमारा बेसिक होता जाता है। भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत में बहने वाली यरलुंग सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से। किस गुप्तकालीन शासक को
कविराज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को उनकी काव्य रचनाओं के प्रति प्रेम और साहित्यिक संरक्षण के कारण कविराज यानी कि कवियों के राजा की उपाधि दी गई है। इसके अलावा उसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कला और संगीत में उनकी गहरी रुचि को दर्शाता है। भारतीय राजाओं का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाषीय आधार पर। आज़ादी के बाद भारतीय राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषीय आधार पर किया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने भाषा को राज्यों की सीमाओं के निर्धारण का प्रमुख आधार माना। 1953 के अंदर में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। तो दाब यानी कि जो प्रेशर है, इसकी हमारी एसआई यूनिट पास्कल होती है। बाकी जो न्यूटन है, ये हमारी जो फोर्स होती है, ये उसकी एसआई यूनिट होती है। इसके अलावा जो जूल है, ये हमारी जो वर्क या फिर जो एनर्जी है यानी कार्य है या फिर ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है। और जो वाट है, ये हमारी पावर की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो आज हमने 1000 जीके जी सीरीज़ का पार्ट 22 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।